तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस मार्कोव थ्योरम। तो गॉस मार्कोव थ्योरम की बात करूं, गॉस मार तुमने लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन देखी थी, कुछ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स समथिंग थी। सो गॉस मार्कोव थ्योरम की भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन होती है। y इज इक्वल्स टू a की जगह हम अल्फा लेते हैं, b की जगह बीटा x प्लस म्यू आई, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो अल्फा और बीटा वैल्यूज होती है इनको हम बोलते हैं, ये हमारे एस्टिमेटेड वैल्यूज है। ठीक है, एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है। ठीक है, और इन्हीं को हम ओ एल एस एस्टिमेटर्स बोलते हैं, जिनको अल्फा और बीटा को ओएलएस एस्टिमेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये होती है कि यहाँ पर गॉस मार्कोव थ्योरम क्या बोलता है कि अल्फा और बीटा अगर ओएलएस एस्टिमेटर्स हैं, सो अगर अल्फा और बीटा ओएलएस एस्टिमेटर्स होंगे तो ये ब्लू होंगे। ठीक है, ब्लू कलर्स की बात नहीं कर रहे, ब्लू का मतलब होगा बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब देखो, बेस्ट मतलब क्या होता है बताएंगे। लीनियर मतलब पावर वन होगी, अल्फा की भी वन होगी और बीटा की भी वन होगी। एंड देन अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब मानो मैंने एक पॉपुलेशन मीन निकाला और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सैंपल मीन निकाला, और जो भी चीजें मैं पॉपुलेशन मीन के साथ कर रही हूँ मेरी सैंपल मीन के साथ भी सेम ही आ रही है, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो इसको हम अनबायस्ड बोलते हैं। ठीक है, और एस्टिमेटर तो हमने अभी देखा, अल्फा बीटा को ही एस्टिमेटेड वैल्यूज बोलते हैं, ये एस्टिमेटर होता है। तो सिंपल सा गॉस मार्कोव थ्योरम क्या बोलता है कि अल्फा और बीटा ओएलएस एस्टिमेटर्स अगर हैं तो वो ब्लू होंगे, यानी कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होंगे। ठीक है, अगर पॉपुलेशन मीन तुमने निकाली सैंपल मीन के बराबर आ गई तो हम बोलते हैं कि वो हमारा अनबायस्ड है। अब एक ना इसमें प्रूफ बहुत ज्यादा आता है, तो प्रूफ के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तुमसे ना ओएलएस एस्टिमेटर्स के कुछ अजम्पशंस भी पूछा जाता है कि बताओ कि ओएलएस एस्टिमेटर्स जब हम मानते हैं किसी चीज को तो हम क्या क्या चीजें अज्यूम करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि वो लीनियर होंगे, इंडिपेंडेंसी एरर्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर होंगे, कोई मल्टी कोलैनरिटी नहीं होगी, ये सारी चीजें हम अज्यूम करते हैं। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। प्रूफ क्या है, वाई, ये हमने पहले फॉर्मूला ले लिया, जो भी आता है गॉस मार्कोव की इक्वेशन वो ले ली। अब हम इसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ करा सिग्मा वाई एन अल्फा प्लस बीटा वन सिग्मा एक्स आई प्लस म्यू आई, मतलब n से हमने सिर्फ ये अल्फा वाले टर्म को मल्टीप्लाई करा, एंड देन अब हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पूरे को n से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जब डिवाइड करा ये मेरा सिग्मा वाई आई अपॉन एन बन गया, तो इसका ये मीन का फॉर्मूला नहीं लग रहा, सारा समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एन, तो ये मेरा मीन का फॉर्मूला बन गया। इधर देखो एन से एन कटा, ये मेरा अल्फा बन गया प्लस बीटा वन अपॉन एन करके सिग्मा एक्स आई करा, तो ये मेरा बी वन एक्स का, ये देखो सिग्मा समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन मेरा एक्स का मीन बन गया। तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके अपनी एक इक्वेशन टू बना ली। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, जैसे इक्वेशन टू बनाई, यहाँ पर अब हमने क्या करा, y बार था, इसको y1 मतलब इन दो इक्वेशंस को, ये क्या है वाई आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आई एक्स आई प्लस म्यू आई, और यहाँ पर वाई बार इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स बार है। यानी कि यहाँ हम क्या कर देंगे, इन दो इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो वाई आई माइनस वाई बार कर दिया यहाँ पर, यहाँ बीटा वन एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस म्यू का म्यू आ गया। ठीक है, और इन दोनों को अल्फा और अल्फा को आपस में माइनस करा तो कर दिया, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन एक्स आई प्लस म्यू आई, ये इक्वेशन आई। अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ओएलएस एस्टिमेटर्स है ये अनबायस्ड होता है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगी, तो अगर अनबायस्ड प्रूफ करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन के बराबर आएगा, है ना, पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन के बराबर आएगा, तो हमें बस यही प्रूफ करना होता है। अनबायस्ड प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो हमने वैल्यू निकाली वाई आई की होती है अल्फा प्लस बीटा वन आई एक्स आई प्लस म्यू आई, यहाँ पर हम बीटा वन, ये देखो एस्टिमेटर की वैल्यू निकालते हैं, वो होती है सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब तुम सिंपली क्या करो, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर डाल दे तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं बोल दूं कि अगर मैं
y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दूं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो बीटा वन को ऐसे का ऐसा रखा, एक्स को इधर रखा और यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म इसको मैं इधर ले गई और एक्स स्क्वायर को नॉर्मली मैंने इधर डाल दिया। ठीक है। अब ये करने के बाद ये जो समेशन एक्स आया है वो अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी वन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस म्यू आई एक्स आई अपॉन में एक्स आई का स्क्वायर। अब देखो ये जो म्यू आई एक्स आई अपॉन एक्स आई स्क्वायर होता है ये हमेशा जीरो होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बीटा कैप वन बीटा वन प्लस जीरो, है ना, ये जीरो आ गया। अब यहाँ पर x इससे ये कट गया तो यहाँ तो मेरा सिंपल बीटा वन ही बचा, तो यहाँ पर बीटा वन कैप इज इक्वल्स टू बीटा वन आया। अब ये जो बीटा वन था ये मैं मान सकती हूँ मेरा पॉपुलेशन या फिर सैंपल मीन था। एक हम सैंपल मीन ले लेते हैं, ये हमारा एस्टिमेटेड सैंपल मीन था और ये मेरा पॉपुलेशन मीन था। तो सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रहा है, मतलब ये अनबायस्ड है। तो इस तरीके से हम अनबायसनेस गॉस मार्कोव इतनी चीजों को प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रूफ तो और भी है पर मुझे ना वो ज्यादा बड़े लग रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो तुम उनको कहीं से कर लेना। बाकी नोट्स में दे रखे हैं तो नोट से तुम पढ़ लेना, पर मैं तुम्हें सिर्फ दो जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ्स लगे एंड इजी लगे वो मैंने तुम्हें समझा दिए, बाकी तुम नोट से कर लेना। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ज्योमेट्री ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है। अब देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है। लीस्ट स्क्वायर को हम बेस्ट फिट मेथड भी बोलते हैं। सिंपल सिंपल सा काम क्या है कि लीस्ट स्क्वायर का यूज करके लीनियर इक्वेशन निकाल दो, यही फॉर्मूला हमारे पास आता है। ठीक है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में एक्स दिया है वाई दिया है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के थ्रू हम टेबल बना लेंगे, है ना। तो लीस्ट स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, लीस्ट स्क्वायर निकालने की इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, जहां पर m हमारे पास स्लोप होता है और b हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो m होता है स्लोप उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n ऑफ n मतलब नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है अपॉन में समेशन ऑफ एक्स वाई प्लस समेशन ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टेबल बनाना है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई ये सब चाहिए और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ मुझे टेबल में पहले क्वेश्चन में एक्स दिया था वाई दिया था, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल ली सबकी और एक्स का सबका स्क्वायर कर दिया। अब जब इसका टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स मिलेगा, इसका टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ वाई मिलेगा, इसका टोटल करने पे समेशन ऑफ एक्स वाई मिलेगा, इसका टोटल करने पे मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन जितनी भी वैल्यूज हमारे पास थी इनको पुट करके हम अपनी एम की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। एम की वैल्यू निकालने के लिए हमें एन भी पूछा था, तो एन देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी काउंट करा हुआ है 7 है, तो एन हमारे पास 7 आ गया है। सो अब एम की वैल्यू के लिए हमें निकालने के लिए जितना भी डेटा चाहिए था मिल गया है, सबको पुट कर देते हैं। एन यहाँ पे मेरा 7 आया था, मैंने 7 निकाल लिया। समीशन ऑफ एक्स वाई 314.8 ले लिया माइनस समीशन ऑफ एक्स इंडिविजुअली इन सबको लेके डेटा के अंदर पुट कर दिया, तो वैल्यू आई 2.4142.857। किसकी वैल्यू आई है, एम की। ये हमने क्या निकाला है, एम। अब आगे चलते हैं, एम निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो इस m की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन वन है इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन वन हमारी होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। हमने m निकाल लिया है, हमें x और y भी पता है, तो अब सिंपल सा हमारा स्टेप क्या होता है इसमें b वैल्यू निकालने का। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लीनियर उसमें हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो यहाँ पर b निकालने के लिए हम इक्वेशन को अपनी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, वेरिएबल्स को इधर उधर लेके जाते हैं और अपनी बी की वैल्यू निकालते हैं। जब बी की वैल्यू निकाली, समेशन ऑफ वाई में समेशन ऑफ वाई डाला, समेशन ऑफ एक्स में एक्स डाला, एन में एन डाला और अब हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया था। जब ये पूरे को सॉल्व करा तो बी की वैल्यू आ रही है 0.828571। तब हमने एम निकाल लिया, हमने बी निकाल लिया। हमें क्या चाहिए था, y इज इक्वल्स टू, हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी।
यही होती है इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस b होती है। यहाँ पर जो b है वो हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर b हमारा माइनस में आएगा। यहाँ देखो y को एज इट इज लिखा, m हमारा कितना निकला था 2.4142, इसको सिंपल यहाँ लिख दिया, x को x लिख दिया, और b कॉस हमारा माइनस में आ रहा है, ये माइनस 0.83 हो गया। इस तरीके से हमने इक्वेशन निकाल ली। देखो जितने भी क्वेश्चंस इक्वेशंस वाले हैं वो वैसे सिंपल है, करना इजी है, बस तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एंड इस चैप्टर में अगेन आई एम सेइंग बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है, तो ध्यान से इसको कर लेना, फॉर्मूला शीट्स बना लेना अच्छे से एकदम लेके चलना, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में करने वाले चैप्टर्स नहीं है, और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखो हमने निकाल तो लिए, अब हम ना अपने वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ सपोज मैं देखती हूँ, यहाँ पर मानो x5 में मेरी y की वैल्यू है 11.2, क्या यहाँ पर भी अगर इस इक्वेशन में भी मैं 5 पुट करूं तो क्या मेरी वैल्यू 11.2 आएगी? अगर आ रही है तो मान लो कि हमारा जो इक्वेशन है वो ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने y5 डाला, 5 डालने पर इक्वेशन में मेरी वैल्यू 11.22 आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। मैंने दो तीन और फैक्टर्स के लिए चेक करा और मेरी वैल्यूज मुझे सेम ही मिल रही थी, तो मैं मान के चलूंगी कि ये जो मुझे लीनियर इक्वेशन मिली ये मेरी बिल्कुल ठीक थी। और ठीक है, इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। समझ आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। सबस्पेस फॉर्मुलेशन, सबस्पेस फॉर्मुलेशन क्या होता है? देखो तुमने सेट्स पढ़ा है, ये हमारा एक होता था सेट, और ये इस सेट का छोटे से एलिमेंट्स को हम ले लेते थे, उसको हम बोलते थे सबसेट्स। और ये जो सबसेट्स के एलिमेंट्स होते थे वो सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर आते थे, पर सेट के सारे एलिमेंट सबसेट के अंदर नहीं आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सेम मानो, सबस्पेस का मतलब यही होता है। सपोज V कोई वेक्टर स्पेस है और ये जो S सबस्पेस वेक्टर है ये इसके अंदर का छोटा सा पार्ट है। अब हमें प्रूव करना है कि कोई पार्ट सबस्पेस है, तो इसके लिए वो दो कंडीशंस, दो क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। पहला, ए वेक्टर बिलोंग करेगा अगर S से, तो अगर मैं ए के साथ किसी सी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो सी ए वेक्टर भी बिलोंग करना चाहिए एस से। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर बिलोंग कर रहा है एस से सैंपल स्पेस से, बी वेक्टर बिलोंग कर रहा है सैंपल स्पेस से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी मेरा सब स्पेस से, नॉट सैंपल स्पेस से, सब स्पेस से बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्पेस सब स्पेस को निकालते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये जो एक्स बार है ये मेरा स्पेस है, एस है, और ए मेरा कोई वेक्टर है। अब मुझे बताओ कि क्या एस मेरा सबस्पेस है कि नहीं। तो इसके लिए हमें दो क्लोजर प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि एस मान लो, या इसको एक्स बार ही मान लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के दिया है वही मान लेते हैं, कि अगर एक्स बार मेरा स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो अगर एक्स बार के सामने मैं कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो स्पेस है अगेन वो मेरा इसके अंदर आ रहा हो। सिंपल सी चीज है। ये प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए वेक्टर बिलोंग कर रहा है एस से, अगर ये एक्स बार बिलोंग कर रहा है एस से, तो एक्स बार के साथ किसी स्केलर टर्म जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर मेरा स्पेस के अंदर आना चाहिए। तो एक्स बार बिलोंग कर रहा था, इसके अंदर मैंने सी को मल्टीप्लाई कर दिया, अब आंसर क्या हो गया? सी एक्स 0 - सी एक्स। तो इक्वेशन में कुछ चेंज तो आया नहीं, एक्स है, लाइक नंबर्स तो सेम है, तो ये तो मेरा बिलोंग कर ही रहा है, स्केलर का तो क्या ही है। सो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये एडमिट कर रहा है कि है। दूसरी क्लोजर प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर बिलोंग कर रहा है स्पेस से, बी वेक्टर बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का समीशन भी मेरा स्पेस के अंदर आना चाहिए। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मेरा एक वेक्टर मैंने ले लिया एक्स, एक्स एक्स वेक्टर तो मुझे गिवन ही था, मैंने एक वेक्टर y भी ले लिया जो कि है y इज इक्वल टू 0 - y। तो अब इन दोनों का सम भी मेरा स्पेस से बिलोंग करना चाहिए। तो सम क्या आएगा? x प्लस वाई, 0 - x प्लस वाई। अब इसी को तुम ब्रेक करके इनके टर्म्स में लिख सकते हो, और ये भी तुम्हारा इंडिविजुअली बिलोंग कर ही रहा है। तो इस तरीके से हम क्लोजर प्रॉपर्टीज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर सब स्पेस, मतलब कि कोई सबस्पेस है या नहीं। इसके बाद नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। इसका भी मैं फटाफट से चेक करना समझा देती हूँ तुम्हें शॉर्ट में ही, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स है, ठीक है, जिनका इनर प्रोडक्ट है स्पेस v एंड u, और हम बोल रहे हैं v जो है वो, देखो दो वेक्टर्स हैं, तो v जो है वो u पे ऑर्थोगोनल तब माना जाता है जब v का दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट स्पेस v है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर है u और v दो वेक्टर्स है, दोनों का इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस v है, तो u और v दोनों को हम ऑर्थोगोनल मानेंगे, ठीक है। अभी तुम थोड़ा सा यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ v नहीं होगा, प्रोडक्ट स्पेस जीरो होगा, हाँ v नहीं होगा, यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इसको मैं तुम्हें शॉर्ट में करवा देती हूँ। यहाँ पर देखो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि u और v सपोज दो वेक्टर्स हैं इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, एक v स्पेस के अंदर दो वेक्टर्स हैं u एंड v नाम के, तो वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। अब यहाँ ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए हम दो चीजें करते हैं, जैसे कि कोई वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है तो जब हम v और u निकालेंगे, वीओ निकालने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जो भी हमें लिमिट्स दिया है वी टी यू टी डी टी, अगर वो जीरो के बराबर है तो वो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। यहाँ पर सपोज मेरे को बोला वी और यू दो वेक्टर्स थे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जिनकी वैल्यूज थी -1 और 1, अब बताओ क्या है सच में ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पर -1 और 1 वैल्यू दिया तो लिमिट डाल दी। अब मुझे ऑर्थोगोनल चेक करना है तो वी टी यू टी करती हूँ। अब यहाँ इन दोनों की वैल्यूज को मैं ज्यूम कर देती हूँ कि v की वैल्यू मानो मेरी x है और u की वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर है, दोनों को पुट करा, x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4, और यहाँ पर लिमिट्स डाली, जब दोनों वैल्यूज डाली तो जीरो हो गया, तो यहाँ अगर मेरा जीरो आ गया तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वैसे भी है वो। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर मुझे कुछ कंटिन्यूअस है ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, जब कंटिन्यूअस बोला जाता है तो मैं इंटीग्रेशन से निकालती हूँ, लिमिट्स दी होती है ना। यहाँ पर मुझे कुछ भी कंटिन्यूएशन है ये है वो सब नहीं दिया, ये मुझे v की वैल्यू दी r³ और u की वैल्यू दे दी v00 एंड v011। अब मुझे बोला कि चेक करके बताओ ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, मुझे सिंपली u इंटू v करना है, u और v, यहाँ पर ये u दे दिया है, यहाँ ये देखो ये r³ r था, तो यहाँ यू हमारे पास है 100, v है 011, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको इससे कर देते हैं, ठीक है, प्लस जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड जीरो को 1 से करते हैं, सबको करा तो आंसर जीरो आ गया। यहाँ पर भी यू वी निकालने पर हमारा आंसर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज योर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन 2। सो यहाँ तक हमने अपने आधे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने यूनिट 2 के, एंड अभी आधे टॉपिक्स बचे हुए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और भी वीडियोस बनाने का। एंड इसकी वीडियोस पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, और अगर तुम लेट देख रहे हो तो तब तक अपलोड हो चुका होगा, तो प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर लेना। ऑल्सो इस चैनल के अंदर तुम्हें डीएसए की प्लेलिस्ट, डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट और आईपीयू के बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अभी बहुत सारी बन चुकी हैं और बहुत सारी बनने वाली हैं, ऑलमोस्ट यूनिट 2 तक सब में कवर हो गया है, सो तुम उसको भी चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।